तो योगी राज में माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। बड़े बड़े माफियाओं पर कानून का शिकंजा कस रहा है। अतीक के बाद मुख्तार पर बड़ा एक्शन हुआ है। आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार और अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सजा सुना दी। मुख्तार को 10 साल तो अफजाल को 4 साल की सजा हुई है। सरकार माफियाओं को सजा दिला रही है, लेकिन विपक्ष परेशान है। पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर करेंगे महाबहस। यूपी में माफिया का पूरा हिसाब। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दशा बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। अंसारी ब्रदर्स पर शिकंजा। मुख्तार अंसारी को आज जिस प्रकार से 10 वर्ष की जो सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है, ये बदलते नए उत्तर प्रदेश की एक निशानी है। मुख्तार और अफजाल को सजा। 4 साल की सजा हुआ है, 1 लाख रुपए का जुर्माना है। एसपी ने बीजेपी पर उठाए सवाल। जो विपक्ष के सांसद हैं, विधायक हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार करके उसके बाद उनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चला करके सजा करके उनकी सजा खत्म करने का प्रयास कर रही है। यूपी में माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस। कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। पूरब से पश्चिम तक एक्शन दमदार। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके आपको दिखाते हैं आज चर्चा के दौरान कौन से बड़े सवाल हम पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, योगी राज में माफियाओं पर एक्शन, तो विपक्ष को आखिर परेशानी क्या है? क्यों टेंशन इस बात को लेकर? अपराध पर बुलडोजर, विपक्ष को क्यों डर? बुलडोजर तो अपराधियों पर चल रहा है। सवाल नंबर 3, किसने माफियाओं को संरक्षण दिया? ये माफिया इतने बड़े अपराध की दुनिया के सरताज कैसे बन गए कि सालों तक इनके खिलाफ गवाही देने की भी हिम्मत लोगों की नहीं हुई? चर्चा की शुरुआत करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं हीरो वाजपेयी जी, हमारे साथ सीए प्रदीप भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साजन सिंह जी हैं, बसपा नेता शारदा प्रसाद जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में वेद भूषण जी भी जुड़ेंगे, पूर्व एसीपी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल प्रदीप भाटी जी आपसे यही, पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर एक्शन हुआ, उनको सजा मिली, कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिली। उसके बाद अब अंसारी ब्रदर्स की बारी, यहां पर भी कोर्ट ने उनको सजा दी है, लेकिन विपक्ष इस पर भी परेशान है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है, माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, तो इसमें परेशानी क्या है? आस्था जी, परेशानी किसी को नहीं है, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं कि विपक्ष को परेशानी है। समाजवादी पार्टी किसी भी अपराधी को न्याय और कानून संविधान के तरीके से अगर सजा मिलती है तो उसके पक्ष में है। भाजपा अपने दौरान अपराधियों को संरक्षण देकर उनका पालन पोषण कर रहा है, उनको ठेके पट्टे दे रहा है। बार बार अखिलेश यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप टॉप 10 माफिया 100 माफियाओं की लिस्ट जारी करें, लेकिन भाजपा नहीं करेगा, क्योंकि उनकी माफियाओं की कलाई खुल जाएगी, उनका मुखौटा उतर जाएगा। भाजपा सरकार के खिलाफ कार्रवाई का जो मुखौटा भाजपा ने पहना हुआ है, इसके पीछे अपराधियों के पीछे वो खेल रही है, गंदी राजनीति खेल रही है, और जिस ऐसा लगता है कि समाज में कानून। लेकिन प्रदीप जी, आज जो सजा हुई है वो तो कोर्ट ने दी है, वो तो कोर्ट ने दी है, तो क्या आप कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं? अंसारी ब्रदर्स को सजा सुनाई गई है। मैंने कहा आस्था जी, किसी भी अपराधी को न्याय तरीके से, कानूनी संवैधानिक तरीके से सजा होती है। समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में है, लेकिन अप्रोच सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। हमारा कहने का ये मतलब है कि हर अपराधी को आप क्यों नहीं लिस्ट जारी कर रहे हैं, क्यों नहीं सारे अपराधियों को पकड़ रहे हैं, क्यों नहीं सबके बुलडोजर? चाहे अखिलेश यादव जी ने तो ये कहा था
कि आपको रोकता कौन है बुलडोजर चलाने से, आपको रोकता कौन है मिट्टी में मिलाने से? आप अपराधियों का सेलेक्टिव अप्रोच क्यों अपनाए हुए हैं? ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, मैं हीरो वाजपेयी जी को लेकर आना चाहूंगी। विपक्ष का आरोप है कि ठीक है, संवैधानिक रास्ते से, कानूनी रास्ते से माफियाओं को सजा हो, लेकिन अप्रोच सेलेक्टिव है। नहीं, गलत है। जिनको ये संरक्षण देते थे उन माफियाओं ने अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी। अपराध जगत में आपने देखा दिन दहाड़े खून खराबा शुरू कर दिया, और ये पहले से करते आ रहे थे। योगी सरकार में डंडा चलना शुरू हुआ, ऐसे अपराधियों पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ, तो ये बात ये अपनी बचाव के लिए कहने लगे। देखिए, एक बार भी भाटी जी ने कंडेम नहीं किया कि जो कार्रवाई अतीक पर हो रही है, मुख्तार पर हो रही है, जो अन्य अपराधी है उन पर हो रही है, उनको वो अच्छा हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में ये सफाई चल रही है, ये अच्छा है। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे, उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित हो रहा है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं बच्चे सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश में व्यापारी सुरक्षित है। इस माहौल को इनको स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए यह कार्रवाई ठीक से हो रही है और कोई भी अपराधी बचने ना पाए। लेकिन जो ये लाइन ले आते हैं बीच में कि सिलेक्टिव अपराधी, सिलेक्टिव क्या है? अपराधी अपराधी है, किसी जाति का हो, वर्ग का हो, धर्म का हो, सब अपराधी एक है। तमाम के इनकाउंटर हुए, मुझे लगता है कि हर जाति वर्ग धर्म के अपराधियों के इनकाउंटर हुए होंगे। जिन्होंने पुलिस पे गोली चलाई, पुलिस ने उन पे गोली चलाई। उसमें ब्राह्मण भी होगा, उसमें ठाकुर भी होगा, उसमें मुसलमान भी होगा, सभी होंगे। लेकिन बचाव की मुद्रा कहां पर है कि सिलेक्टिव। ये नहीं कहेंगे कि मुख्तार के पक्ष में जो निर्णय आया ठीक आया, अदालतों को ठीक है, कोर्ट ने दोषी ठहराया है, सजा दी है। 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को हुई है और 4 साल की सजा अफजाल अंसारी को हुई है। तो कुल मिलाकर पूरब से पश्चिम तक क्या समान एक्शन हो रहा है, इस पर भी बहुत सारे सवाल है। रुक करेंगे, साजन सिंह बसपा नेता हमारे साथ हैं। साजन सिंह जी बताइए, अफजाल अंसारी की तो अब सांसदी चली जाएगी, 4 साल से ज्यादा की सजा हो गई है, पार्टी का क्या स्टैंड है? शाइस्ता पर तो अभी तक आप खुलकर बोलना नहीं चाहते, अफजाल पर बोलेंगे क्या अभी? न्यायालय का निर्णय है, इस पे कोई टिक्का टिप्पणी करना मेरे जरूरी नहीं समझता। और न्यायालय का निर्णय सर माथे पर। हाँ, रही बात कि न्यायालय के निर्णय को अगर भाजपा सत्ताधारी पार्टी अपना पीठ थपथपा रही है तो यह गलत है। न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही सजा हुई है अफजाल अंसारी जी को। और सरकार तो क्रेडिट लेगी ना साजन सिंह, वो तो ये कहकर क्रेडिट लेंगे ना हमने मजबूत पैरवी की। 15 साल पुराना एक मामला गैंगस्टर एक्ट का, आज अफजाल और मुख्तार पर सजा हुई है, वो तो क्रेडिट लेंगे कि हमने मजबूत पैरवी की। आप ही लोग लटकाते अटकाते थे, यही तो चुनाव में कहा जा रहा है कि ये लटकाने अटकाने वाली सरकार नहीं है। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया पे भी कौन सी कानूनी प्रक्रिया 15-15, 20-20, 30-30 साल चलती है? अगर पैरवी ढंग से हो, समय से गवाह पेश किए जाएं, सबूत सामने रखे जाएं, कौन सी कानूनी पेचीदगी है जो केसों को 15-15, 20-20 साल घसीटती है? बताइए मुझे। वेदभूषण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्स एसीपी है। बताइए वेदभूषण जी, यदि मजबूत पैरवियां हो तो केस का जल्दी फैसला आने से रोका जा सकता है क्या? क्या ये न्यायिक प्रक्रिया की मजबूरी है कि केसेस 15 और 30-30 साल तक खिंचे? देखिए, कानून में जो शक्तियां पुलिस को, अदालतों को दी गई हैं, यदि उनका मिसयूज किया जाएगा, चाहे राजनीतिक कारण से किया जा रहा हो या पर्सनल कोई रीजन से करा जा रहा हो, तो उसका परिणाम यही होता है जो अभी आपने देखा कि अतीक केस के अंदर किस तरह से गवाहों को निपटाया गया। उमेश पाल, राजू पाल, तमाम तरह के। इसके अलावा जो ताकतवर लोग थे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आशाराम, राम रहीम, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने गवाहों को मरवा दिया। तो ऐसे लोगों को सजा कराना आसान काम नहीं है, क्योंकि इनकी पकड़, राजनीतिक पकड़ बड़ी मजबूत होती है, आर्थिक रूप से बड़े स्ट्रांग होते हैं, दुनिया भर की बेनामी प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं। जो मुख्तार अंसारी को और इसके बेटे को, जो अफजाल अंसारी को सजा कराई अदालत ने की है, इसको कराना पुलिस के लिए, अदालत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको सबको खुशी जाहिर कि जो भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, मेरे जैसे, आस्था जैसे, और जो समझदार और जो एक आम आदमी है, उसको एक बड़ी राहत और खुशी का विषय है कि कम से कम ऐसे लोगों को सजा मिलनी शुरू हो गई है। ये सिस्टम की कामयाबी। आप कह रहे हैं कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है सिस्टम के अंदर, पुलिस के अंदर, सरकार के अंदर, अगर इस तरह मामले जल्दी नतीजों पर पहुंचे, खास तौर पर उन माफियाओं के मामले जिन्होंने सालों तक लोगों की नाक में दम किया, उन पर जुल्म अत्याचार किए और इसी कानून से खिलवाड़ कर करके बचते रहे। शारदा प्रसाद जी, एक्स डीजीपी हमारे बीच में। शारदा प्रसाद जी, अतीक अहमद और उसके बेटों, भाई के किस्सों को तो तमाम चर्चा में हम ला चुके, लेकिन अब बारी अंसारी ब्रदर्स की है। आज उन पर सजा हुई है, 15 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट मामले में आज सजा हुई है। मुख्तार के भी जुल्म ज्यादती के किस्से कम नहीं है। जी
देखिए, ऐसा है कि गैंगस्टर एक्ट को 2021 में एक विशेष शक्ति दी गई, उसमें रूल्स भी अमेंड किए गए थे, उसमें पावर्स पुलिस की काफ़ी बढ़ाई गई हैं और उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं समझता हूं कि अगर कोई भी सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है और सचमुच काम करने के लिए आगे बढ़ रही है तो उसको रूल्स जो हैं वो रूल्स को इस्तेमाल करके ये माफिया का जो आर्थिक साम्राज्य खड़ा हुआ है उस पर अटैक करना चाहिए और उसको डिमोलिश करना चाहिए। रूल 37 में क्लियर है, रूल 14 और रूल 37 दोनों मिला करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अभी तो डिप्टी कमिश्नर को भी पावर दिया गया है, तो प्रॉपर्टीज़ को अटैच करके और इन सारे माफिया का नाश करना है। देखिए, फिजिकल नाश करना अलग है और उनके आर्थिक साम्राज्य को ढहा देना एक अलग है। तो आर्थिक साम्राज्य को ढहाने की आवश्यकता है जिस पर काम किया जाना जरूरी है, तभी इस प्रकार के माफिया का अंत होगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, माफिया कोई आज का बात नहीं है। NN वोहरा कमेटी को रिपोर्ट को आप देखिए तो उसमें अपराधी और राजनीतिज्ञों के बीच का जो मेल है उस पर कमेंट किया गया था और कैसे उसको अलग किया जाए उस पर भी विस्तृत चर्चा की गई थी, लेकिन किसी भी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में काम नहीं किया। तो आवश्यक है कि अगर हमारी नीयत साफ है तो हमको उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और माफियाओं का जो आर्थिक साम्राज्य है वो खत्म करना होगा। जी ठीक है। प्रदीप भाटी जी, आज पीयूष राय जो कि बेटे हैं कृष्णानंद राय के, कृष्णानंद राय हत्याकांड याद ही होगा 2005 का, मऊ में दंगे का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। कृष्णानंद राय की जिस तरह घेर करके सरेआम हत्या कर दी गई, 400 गोलियां चली थी उस पूरे शूट आउट में जब कृष्णानंद राय को मारा गया था। और उसके बाद तो यह भी कहानी निकल करके आई कि उनकी शिखा यानी चोटी काट के जेल में भेजी गई थी, ये तस्दीक करने के लिए कि ऑपरेशन पूरा हो गया है। आज पीयूष राय जी से बात हो रही थी और वो मौजूदा सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे थे, इसलिए नहीं कि वो भाजपा से ताल्लुक रखते थे उनके पिता। उनका साफ कहना था, हमने पूर्व में भी सरकारों को देखा लेकिन माफियाओं पर इतनी इस तरीके से सख्ती और उनके पेचकस दिए जाएं, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पहले नजर नहीं आई, क्योंकि हमने गवाहों का मुकरना भी देखा, हमने गवाहों का पलटना भी देखा और गवाहों की हत्या भी देखी। आस्था जी, आप ठीक कह रही हैं, मेरी संवेदना राय साहब के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, लेकिन हम एक लार्जर इशू पे बात कर रहे हैं अगर, तो हम इस चीज को झुटला नहीं सकते हैं कि वो केस भी रजिस्टर समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ और उसके आगे कार्रवाई भी उसमें हुई। ये देखिए, अगर आप उससे एक इशू को ये समझने के लिए कि आज जो कानून का जो हाल है वो हम लेटेस्ट NCRB का डेटा अगर उठा के देखें तो सबसे ज्यादा हत्याएं, टॉप 3 मैं बता रहा हूँ, हत्याएं, बलात्कार, फिरौती हो, चोरी हो, डकैती हो, कस्टोडियल डेथ हो, किडनैपिंग हो, ये सब क्राइम और क्राइम अगेंस्ट एसटीज हो। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पोजीशन पे है उसमें, और इस पे भाजपा अपनी पीठ थपथपाना चाहे तो हम उनकी मानसिकता पे तरस खा सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं। कई घटनाएं जैसे हाथरस की हो, कानपुर की हो, बदायूं, उन्नाव की हो, आप ये देखिए कि रातों रात एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसका शव जला दिया जाता है, उसके परिवार के इच्छा के विरोध कर दिया गया है। ठीक है प्रदीप जी, आपने NCRB को कोट किया है, आपने 5 सेकंड पूरा किया, 5 सेकंड पूरा कीजिए फिर मेरा सवाल। एक लास्ट लाइन ऐड कर दूं कि दुर्भाग्य पूर्ण ये कृत हुआ और उसके बावजूद भी आप देखिए इस सरकार की इच्छा शक्ति कि 4 में से 3 तो बरी हो गए, उसमें से जो पुलिस की नाकामी और भाजपा सरकार की। ठीक है, वेदभूषण जी कुछ कहना चाहते हैं और साजन सिंह भी बात रखना चाहते हैं, उसके बाद में हीरो वाजपेयी जी का रुख करूंगी। एक बार सबकी बात सुन लेते हैं। वेदभूषण जी। आस्था, अभी मेरे से पूर्व जो प्रवक्ता थे जो बोल रहे थे, जो NCRB का जिन्होंने नाम लिया था, वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, पूरे हिंदुस्तान का डाटा वहां पर कलेक्शन होता है, हर हेड होता है, मद होती है। उनका ये कहना बिल्कुल गलत है, शायद उन्होंने पूरा डाटा देखा नहीं है। 3 जो मद है, डाटा है, सपा का हर प्रवक्ता बार बार इसी NCRB का हवाला देता है और शो पर मैं भी इस चीज का खंडन करती हूँ और बार बार बताती हूँ कि 2021 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें ऐसा किसी बात का जिक्र नहीं है। वो कौन से डॉक्यूमेंट को कोट करते हैं NCRB को आगे करते, वो दिखा नहीं पाते हैं। मैं 1 सेकंड दीजिए मुझे, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे देता हूं। 3 हेड में कोई मुकदमा नहीं है, 0 है। फिरौती वाला देखिए, आप हेड देखिए, यदि आपके पास में NCRB डाटा हो तो देखिए, फिरौती के 3717 हत्याएं आप कैसे बात कर रहे हैं कि टॉप 3 में नहीं है उत्तर प्रदेश? 3 हेड नंबर 1 में 0 है, 3 हेड में 0, नंबर 1 में आप कौन से दोबारा देखिए की बात कर रहे हैं?
मैं आपको नंबर दे रहा हूँ सर, 29,272 हत्या है और यूपी 3,000। दोबारा देखिए आप, दोबारा देखिए, नीचे बिहार है और उसके नीचे महाराष्ट्र है। ठीक है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, आपने बात रखी वेदभूषण जी, एक एक करके बात रखी है, क्योंकि एक वक्त में आप दोनों बोलेंगे तो किसी की बात क्लियर नहीं होगी। प्रदीप जी, आपने डेटा रखा, अब उसका जवाब वेदभूषण जी देंगे, उसके बाद साजन सिंह कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है प्रदीप जी, आपका डेटा सामने आ गया, आपकी बात सामने आ गई, अब उस पर वेदभूषण जी का जवाब लेते हैं, फिर साजन सिंह कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए वेदभूषण जी, 10 सेकंड। देखिए, जो यूपी का सबसे बड़ा क्राइम का हेड था, मद जिसको बोलते हैं, वो था फिरौती, जिसका अभी नाम ला रहे थे पूर्व प्रवक्ता, वो 0 है। दोबारा देखें, 3 हेड का मतलब 3 मद में 0 है। आप उसको दोबारा एक बार देखें, आकलन करें कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, मैं बोल रहा हूं 3 हेड में खत्म हो गया, क्राइम नाम की चीज ही नहीं है। अब आप उसको कैसे झुटलाएंगे, आप बताइए। ठीक है, बताएं साजन कोई सिंह, रास्ता हो। ठीक है, बात आ गई आप दोनों की। साजन सिंह जी, मतलब ये यूपी में हुई नहीं है, घटना नहीं हुई। बोलिए साजन सिंह। ठीक है, वेदभूषण जी, प्रदीप भाटी जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। साजन सिंह। आस्था जी, आज ब्रिजभूषण सिंह के केस में भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। जल उन्मूलन से खत्म करने वाले की जो ये विषय पर रही है साजन सिंह, विषय पर रही है। हम यूपी की चर्चा कर रहे हैं, हम अंसारी ब्रदर्स पर एक्शन की चर्चा कर रहे हैं, माफियाओं पर हो रही सख्ती की चर्चा कर रहे हैं। डिबेट को भटकाइए मत साजन सिंह, डिबेट को भटकाइए मत। आपकी भी सरकार इस दौरान बीच में रही है और आप ही की पार्टी का सांसद है अफजाल अंसारी। आप सोच रहे हैं कि सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप नैरेटिव बदल देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। डिबेट को भटकाइए मत, अफजाल पर बात करिए। पार्टी एक्शन लेगी क्या? शाइस्ता परवीन को तो आपने मेयर का चुनाव लड़ने से रोक दिया, लेकिन वो अभी भी मेंबर है बसपा की। आप इसका जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा हो गई, सदस्यता चली जाएगी संसद से। अब बताइए बसपा क्या एक्शन लेगी उस पर? पार्लियामेंट में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, कौन सा एक्शन लिया गया? इनके मंत्री के पुत्र के ऊपर में किसानों को रौंदने का जो इल्जाम है, आप अफजाल अंसारी पर बोलिए, विषय को भटकाइए मत, विषय को भटकाइए मत साजन सिंह। ये सवाल बार बार आपके सामने आएगा, आपको लग रहा है कि आप विषय को भटका देंगे, इससे काम नहीं चलने वाला। जनता सुन रही है। शाइस्ता परवीन पर आप चुप हो गए थे, शाइस्ता परवीन पर आप चुप हो गए थे, और अब आप अफजाल अंसारी को भी गोल कर देना चाहते हैं। बोलिए बसपा क्या कार्रवाई करने जा रही है? जवाब है इसका आपके पास साजन सिंह जी? हाँ बोलिए, अफजाल पर बोलिए। जब पार्टी क्या एक्शन लेगी अफजाल पर? दिया था, किसी न्यायालय ने, किसी संविधान ने उसको दोषी साबित नहीं किया था। और हर नागरिक का, भारत का हर नागरिक तो संविधान और कानून, आज अदालत ने कह दिया है गैंगस्टर एक्ट में दोषी है, 4 साल की सजा। अदालत ने कह दिया गैंगस्टर एक्ट में दोषी है। 2005 में जो कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, आरोपी आज दोषी सिद्ध हो गया है, आरोपी दोषी सिद्ध हो गया है। अब हाउस से मेंबरशिप चली जाएगी, बसपा क्या करेगी? एक्शन लेगी, हाँ या ना? एक्शन लेगी बसपा, हाँ या ना? तो उसकी मंशा पे सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के मुताबिक वो अपर कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायिक लड़ाई को और आगे ले जा सकते हैं, लेकिन बतौर पार्टी आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? मेरा सवाल उस पर है। एक्शन लेंगे आप? हीरो वाजपेयी जी इंतजार कर रहे हैं, हाँ या ना? जी, एक्शन लेंगे अफजाल अंसारी पर? ये तो नहीं, उनको जुडिशियल रेमेडी का अधिकार है ना। हाँ है, वो लड़ते रहेंगे अपनी लड़ाई, लेकिन आपकी पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी क्या है? क्या मैसेज जाएगा इससे? आपने 11 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं मेयर के पद पर, बीजेपी अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, डर सता रहा है क्या कोई? क्या करना चाहिए? संविधान ने मौके की नजाकत को समझते हुए, मौके की नजाकत को समझते हुए डर लग रहा है क्या कार्रवाई करने में? ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी जी, जिसका निर्णय लगेगी उस प्रेसिडेंट के ऊपर में। रही बात, हाँ ठीक है साजन जी, आप नहीं बोलना चाहते इस पर? और भी पैनलिस्ट है, सबको मुझे टाइम देना है। बोलिए हीरो वाजपेयी जी। देखिए, 2 चीजें बहुत साफ हैं। पहली बात, सिलेक्टिव अपराधी इनके हैं जिनको इन्होंने राजनीतिक संरक्षण दिया, आर्थिक संरक्षण दिया, और इस तरह से नेताओं के पास आना जाना था इनका। 15 साल की जो कुशासन रहा इन सरकारों का, और उसी में इन्होंने सिलेक्टिव अपराधी खड़े किए, जिस पर ये बोलना नहीं चाहते। और आज ये चुनाव का माहौल है, और जैसा कि अभी आपने बताया कि इन्होंने 11 मुस्लिम प्रत्याशी बसपा ने खड़े किए हैं,
तो अफजाल अंसारी पे साजन सिंह कुछ नहीं बोलेंगे, और वही हाल प्रदीप भाटिया ने मुख्तार अंसारी पे कुछ नहीं बोलेंगे। वो यही कहेंगे कि सिलेक्टिव अपराधी है, सिलेक्टिव अपराधी। मैं कहता हूँ अपराधी अपराधी है। आप खुलकर कहिए, मैं खुलकर कहता हूँ अपराधी किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, भारतीय जनता पार्टी कठोर कार्रवाई कर रही है। हमने पैरवी की है। साजन सिंह जी, डिस्टर्ब मत करिए दूसरे पैनलिस्ट को, सबने बहुत पेशेंटली आपकी बात सुनी है। साजन सिंह जी डिस्टर्ब मत करिए, आप बात सुनिए पहले। ये गलत तरीका है साजन सिंह जी, आपको अनइंटरप्टेड समय मिला है और एक नहीं मैंने 6 बार सवाल को पूछा है। आप नहीं बोलना चाहते, अपने सवाल का जवाब आप नहीं देना चाहते, दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। साजन सिंह जी शांत हो जाइए, क्यों इतना संयम खो रहे हैं? चुनाव का वक्त है, शांत हो जाइए। बोले हीरो वाजपेयी जी। देखिए, जब आप बोलते हैं तो सुनना भी सीखिए, नहीं तो जनता लगातार आपको सुना रही उस मैसेज को आप सुन नहीं पा रहे, इसीलिए क्योंकि आप यहाँ सुनना नहीं चाहते। आप जानकर इस सिलेक्टिव अपराधी को चाहे सपा हो चाहे बसपा उठाते हैं। हमने पैरवी सबके खिलाफ तेज कर दी, जिनके खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पिछले इतने सालों में जो पैरवी लचर हुई होगी, नहीं हुई होगी, ढीली होगी, गवाह नहीं आए, गवाह डर गए, वो माहौल योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में खत्म हो गया। लगातार कड़ाई से पैरवी की जा रही है। आप देखिए, मुख्तार को हो, अफजाल को हो, विजय मिश्रा को हो, और तमाम अन्य अपराधी, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका महिमा मंडन करने के लिए अपराधियों का, लेकिन तमाम अपराधियों के खिलाफ कठोर पैरवी हो रही है, कड़ी कार्रवाई हो रही है, जिससे अदालतें जल्दी निर्णय सुना पा रही है और उनको सजा हो रही है। सजा होने से उनकी सदस्यता जा रही है, और जो एक ये रंगदारी का व्यवसाय राजनीति और अपराध के उसमें पल रहा था, वो नकाबपोश चेहरे सामने आ रहे हैं। इसीलिए मेरे दोनों मित्र प्रवक्ता बार बार सिलेक्टिव अपराधी कहते हैं, पर सिलेक्टिव अपराधियों को बढ़ाया ही नहीं ने। अरे आपकी पार्टी में चला गया तो साजन सिंह जी, प्रदीप जी को भी बोलने दीजिए। सारा समय आप ही ले लेंगे, जब आपका समय आता है तो आप जवाब नहीं देते। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। साजन सिंह जी देखिए, मैं इस शो पर कभी किसी का ऑडियो डाउन नहीं करना चाहती, इसीलिए आप लोग भी डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। बोले प्रदीप जी। इसमें होता है देश और उत्तर प्रदेश के अंदर समस्याओं का अंबार है। हम अतीक और अंसारी जैसे और कई ऐसे जिन पे भाजपा वाले बोल नहीं पा रहे, मैंने अभी लिस्ट दिखाई जिससे वो चुप हो गए। इनकी ये भाजपा की गोद में ही पोषित हो रहे हैं। ये जो अपराधी अभी रहे हैं, ये सारे ठेके पट्टे, ये सब इन्हीं के अपराधी अभी कर रहे हैं। ये नाम लेने से भी थर्रा रहे हो, अलग बात है। देखिए, इनसे भी बड़ी समस्याएं हैं रोजगार की, महंगाई की, किसानों की, और भुखमरी है जो की हालत जो हो रखी है हमारे किसानों की फसल की। इन पे हम बात कब करेंगे? ये भाजपा सरकार से मुद्दों से भटका के ये अपना ध्यान हटा दिए। तो सरकार आई थी अच्छे दिन लाने के लिए, और मैं 2 लाइन में इनका हीरो वाजपेयी जी के संबोधित करके कहता हूँ कि अच्छे दिन की जबान हम देते, कहो तो झूठा बयान हम देते, और झूठ को पाँव दिए तुमने, कहे तो सच को विश्राम हम देते। आपका ये हालत है कि अब अच्छे दिन पे आप बात नहीं करेंगे, अब आप सिर्फ यही अतीक अंसारी और इन पे ही बात करते रहेंगे, और वो भी आपकी पोल इस लिस्ट के सामने साफ खुलती है कि आप अब क्या हालत कर रखी है आपने उत्तर प्रदेश की। आप नहीं बात करेंगे, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा हो, गैस 1100 के पार हो रही है, ये सब बातों पे आप बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको जो जिससे आपकी वोटों की फसल घट रही है उस मुद्दे को आप उठाना चाहते हैं। और किसान की जो फसल से बेमौसम बारिश से परेशान है जो किसान, उसकी फसल जो बर्बाद हुई है उस पर आप नहीं बोलेंगे। हीरो वाजपेयी जी इसका जवाब देंगे। हीरो वाजपेयी जी, क्या निकाय चुनावों को ध्यान में रखकर आप कोई पिच सेट करना चाह रहे हैं? आप चाहते हैं विपक्ष उसी पिच पर बैटिंग करे? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि विपक्ष इस मुद्दे को खत्म कर दे। विपक्ष कह दे कि अपराधियों के खिलाफ जो कठोर कार्रवाई हो रही है, हम सब एक साथ हैं, चाहे किसी की सरकारें रहे, हमेशा होगी, मुद्दा खत्म हो जाएगा। मुद्दा इसलिए बनता है कि ये पालते हैं और हम उनको सजा दिलाते हैं, इसलिए मुद्दा बनता है। आज इसी चैनल पर दोनों प्रवक्ता कहते हैं कि जितने भी अपराधी है, सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ यदि योगी आदित्यनाथ कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कह सकते क्योंकि इन्हें उन अपराधियों को पाला पोसा है, उनकी संपत्ति बनवाई है, उसमें हिस्सेदारी है, उनको बचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उससे घबरा रहे हैं, इसलिए नहीं कहते, इसलिए मुद्दा बन रहा है। कौन घबरा रहा? ठीक है, शारदा प्रसाद जी भी हमारे बीच में है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शारदा प्रसाद जी, बात चाहे अतीक अहमद की हो, मुख्तार अंसारी की हो, मुन्ना बजरंगी की हो, विकास दुबे की हो, और भी बहुत सारे नाम है लिस्ट में, आपको लगता है कि जहां राजनीति की एंट्री हुई या होती है, चाहे वो संरक्षण के रूप में हो
या फिर चुनावी मुद्दों के रूप में, इस कारण भी एक्शन डिले होते हैं और राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर पड़ती है। जी, तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की देखा गया है कि राजनीतिक संरक्षण इन अपराधियों को मिला है और इसी से अपराधी बड़े हुए हैं और फले फूले हैं, और जब भी सरकार की इच्छा शक्ति होगी इनके खिलाफ एक्शन पॉसिबल है। और सबसे पहले बजाय नुक्ताचीनी करने के आज जो फैसले आए हैं उसको हमको अप्रिशिएट करना सीखना होगा कि ये फैसले सही आए हैं, और इसी प्रकार और भी फैसले आए तो उनका स्वागत होना चाहिए, लेकिन उसी पर सवाल उठाना उचित नहीं है आज के दिन में। जी ठीक है। वेदभूषण जी, देखिए आस्था, ये जिस तरह के अपराधी हैं, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, चाहे अतीक हैं, इनको सजा कराने के लिए बड़े सुख्ता पख्ता सबूत चाहिए, अकाट्य सबूत चाहिए, जिसका इकट्ठा करना पुलिस की प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अब जो एक्शन हो रहा है उनके खिलाफ, चाहे बुलडोजर की शेप में हो रहा है, चाहे उनका एनकाउंटर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों में ये मैसेज जरूर जाता है कि पुलिस का इस्तकबाल बहुत मजबूत है और सरकार उनके पीछे है। तो ये बड़ी कामयाबी है पुलिस सिस्टम की, अभियोजन पक्ष की, कि उन्होंने इस तरह के सबूत इकट्ठा किए, अकाट्य, जिनको अदालत ने माना। और इनको कौन मना करता है? इस देश की सबसे बड़ी अदालतें खुली हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखें, हाई कोर्ट पर विश्वास रखें। तो अभी टाइम है, थोड़ा जा सकते हैं जिनको दर्द है, परेशानी है इनके जाने से। पर मुझे और बिल्कुल जो न्यायिक प्रक्रिया कहती है, जो संवैधानिक अधिकार कहते हैं, कानूनी रूप से सबको हक है, सबको संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है। जो अपर कोर्ट में अपील करना चाहता है करे, लेकिन यह भी बात सच है कि मजबूत पैरवी किसी भी केस को समय से अंजाम तक पहुंचाती है, जिसका अभाव हमने पूर्व में देखा है। प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, बार बार हाथ उठा रहे हैं, बोलिए प्रदीप जी। कहना चाह रहा हूँ, क्यों हम न्याय प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, हम कि हमें कोई हमदर्दी नहीं है। हीरो वाजपेयी जी दोबारा सुनिए, हमें किसी भी अपराधी से कोई हमदर्दी नहीं है और आप उन्हें कृपया करके पोषित ना करें। हमारी बात सिर्फ ये कि कोई न्याय प्रक्रिया के द्वारा होनी चाहिए। आप देखिए 10,900 एनकाउंटर हुए हैं इस सरकार में और 183 लोगों की जान गई है। जिन अपराधियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन फेक एनकाउंटर्स की बात कर रहा हूँ जिनका सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो वो उनके भी न्याय, उनके भी घर है, उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इससे भाजपा को बिल्कुल भी अपनी वोटों की गिनती करने के अलावा। हीरो वाजपेयी जी जवाब देंगे, हीरो वाजपेयी जी जवाब देंगे। मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट है। ठीक है प्रदीप जी, सवाल आ गया आपका, उसका जल्दी से जवाब हीरो वाजपेयी जी, उसके बाद साजन सिंह। मेरा सवाल मैं एक लाइन का जवाब चाहता हूं। प्रदीप भाटी जी, आप कहिए अपराधियों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो सरकार कर रही है उसका स्वागत है। यदि कभी मेरी सरकार आई, जो भविष्य में आती नहीं दिख रही, आई तो मैं भी करूंगा, लेकिन ये आप नहीं कह पाएंगे। पूरे डिबेट के दौरान आप घुमा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि सरकार जो पैरवी कर रही, अभियोजन पक्ष जो कार्रवाई। ठीक है, चलिए आप दोनों ने अपनी बात रखी। अंतिम पड़ाव में डिबेट आप सबने अपनी बात रखी, लेकिन साजन सिंह जाते जाते फिर पूछ रहे हैं, पार्टी का कोई इरादा है अफजाल अंसारी पर कोई एक्शन लेगी पार्टी या नहीं? या आप लोग ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि न्यायिक लड़ाई चाहे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाए तब तक पार्टी साथ खड़ी है अफजाल के? नहीं, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आस्था जी, किसी भी सरकार का प्राथमिकता होना चाहिए कि अपराध को खत्म करना। लेकिन अपराधी कौन है, कैसे डिसाइड होगा, कैसे डिटरमाइन होगा कि कौन अपराधी है? अगर आपकी मंशा अपराध को खत्म करने से पहले यही है कि किसी धर्म और जाति विशेष के आदमी अपराधी है, सबसे बड़ा आरोप इस वक्त ना साजन जी, धर्म और जाति की आप बात कर रहे हैं ना, आप ही पर लग रहा है, बसपा पर लग रहा है। लोग कह रहे हैं ये तो खुलकर तुष्टिकरण है। 11 मुस्लिम कैंडिडेट आपने मेयर के उतारे हैं, अब अफजाल अंसारी पर एक्शन लेने से आप बच रहे हैं। अभी तक शाइस्ता परवीन पर आप दाएं बाएं झांक रहे थे, कोई जवाब देते नहीं बन रहा था, अब अफजाल अंसारी भी उसी लिस्ट में शामिल हो गया। अब आप करें तो क्या करें, निकाय चुनाव सर के ऊपर है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर सरकार का यह कहना है कि पश्चिम हो या पूरब, माफियाओं पर समान एक्शन जारी है और जारी रहेगा। अतीक अहमद, अशरफ की सजा होने के बाद अब बारी मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी की है। उसको भी कोर्ट ने आज सजा सुना दी है। ये एक मामले में सजा हुई है जो गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा हुआ था। ऐसे बहुत सारे केस हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो इन पर दर्ज हैं। इनकी दबंगई, इनकी दहशत और इनके जुल्मों से हर कोई वाकिफ है। लेकिन यह भी अपने आप में एक अनूठी बात है कि इतने सालों बाद, 15 साल बाद जाकर इस मामले में इनको सजा हुई है। वो जिनके खिलाफ गवाह मुकर जाते थे, मुंह खोलने की हिम्मत करते थे तो उनको गायब करवा दिया जाता था। आज लोग खुलकर बयां कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या जुल्म ढाए हैं।
महाबहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।